प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 18 प्रारंभ करना है, व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य। सबसे पहले हम चलते हैं बैंक शब्द कहाँ से व्युत्पत्ति हुई, शब्द की कौन सी भाषा का ये शब्द है। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बंको से हुई है। क्या तात्पर्य था बंको से? देखिए, इटली के लोग प्राचीन समय में बेंचों पर बैठकर मुद्रा का आदान प्रदान करते थे और यहीं से शब्द आया बंको। ये बंको शब्द धीमे धीमे फ्रांसीसी भाषा के शब्द बैंके के रूप में प्रचलित हुआ और कालांतर में यही शब्द इंग्लिश भाषा का बैंक शब्द बना, जो आज के समय में प्रचलन में है। और बैंकों के द्वारा जो समस्त क्रियाएं की जाती है व्यवसायिक रूप से, उसी को क्या कहते हैं? हम बैंकिंग कहते हैं या बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक की परिभाषा से क्या तात्पर्य है। भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 की जो परिभाषा प्रचलन में है, क्या तात्पर्य है? बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है। क्या तात्पर्य है? जनता का धन जमा करना और इस धन को ऋण के रूप में प्रदान करना। और ये जो जनता का जमा धन है, जो मांगने पर लौटाया जा सकता है, अर्थात जो भी जनता अपना धन जमा करती है उसको मांगने पर लौटाया जा सकता है एवं चेक ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार से निकाला जा सकता है। अर्थात डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमाए हैं, मांगने पर पुनः निकाला जा सकता है। तो ये क्या है? बैंकिंग है। और ये कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है वही संस्था क्या कहलाती है? बैंक कहलाती है। और व्यापारिक बैंक से क्या तात्पर्य है? देखिए, बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। लाभ कैसे कमाया जाता है? जनता से जमा धन ऋण के रूप में प्रदान कर ब्याज के रूप में धन कमाया जाता है। तो चूंकि लाभ कमाना एक बिजनेस है, व्यापार है, इसीलिए इन बैंकों को क्या कहते हैं? व्यापारिक बैंक कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं व्यापारिक बैंकों के मुख्य मुख्य कार्य कौन से। सबसे पहले आता है जमाएं स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जनता से जमाओं को स्वीकार करना। अर्थात जनता अपनी जो बचतें होती है उनको बैंकों में क्या करती है? जमा करती है। इन जमाओं को स्वीकार करने के लिए या जमाओं को जमा करवाने के लिए बैंकों में भिन्न भिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। इसमें बचत खाता, चालू खाता, मुख्य खाते हैं और तीसरा आता है अवधि जमाएं। क्या है बचत खाता, क्या है चालू खाता, इसमें मुख्य अंतर क्या है? 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमें 2 अंतर याद रखने हैं। बचत खाता चूंकि बचतों को जमा करने के लिए सामान्यतः यह किसी व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से, ज्वाइंट के रूप से खोला जाता है। लेकिन चालू खाते का संबंध सामान्यतः व्यावसायिक फर्मों से होता है या किसी बिजनेसमैन से होता है। तो यह बचत खाता व्यक्तिगत रूप से खोला जाता है, चालू खाता व्यवसायिक फर्मों के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा खोला जाता है। बचत खाते के अंदर जो बचत जमा की जाती है उस पर ब्याज दिया जाता है बैंक के द्वारा, लेकिन जो चालू खाते की जमाएं हैं उन पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ चार्ज लिया जाता है। उस सेवा के बदले में कुछ मेंटेनेंस चार्ज बैंक के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट आता है अवधि जमाएं। अवधि जमाएं क्या होती है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पैसे को या मुद्रा को या अपने धन को कुछ निश्चित समय के लिए अर्थात निश्चित अवधि तक जब बैंक में जमा किया जाता है तो उसको अवधि जमा या फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो अवधि जमा की जो ब्याज दर है वो बचत खाते की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। मांग जमाएं जिसका अध्ययन हमने पहले भी कर लिया था, ऐसी जमाएं जो मांगने पर पुनः मिल जाती है या बैंक से ले ली जाती है। तो बचत खाते में सामान्यतया कुछ मिनिमम बैलेंस या न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य होता है। तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना नाम से एक स्कीम चलाई गई, जो
जीरो बैलेंस पर अर्थात बिना किसी बैलेंस के बैंक खाता खोलने के लिए चलाई गई थी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके अर्थात आम जनता की बैंकों तक पहुंच बढ़ सके। तो 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना चलाई गई थी, जिसमें जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोला जाता है और इस पर एक रुपए कार्ड भी दिया गया था जो एटीएम कार्ड के रूप में था और 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्टिंग की फैसिलिटी भी दी गई थी और इसके साथ इसमें दुर्घटना बीमा वगैरह की भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ओवरड्राफ्टिंग क्या है? 6 महीने तक यदि खाते का सही रूप से संचालन किया जाता है तब ये ओवरड्राफ्टिंग की फैसिलिटी थी। इसका हम अध्ययन करेंगे आगे कि ओवरड्राफ्टिंग क्या है। दूसरा आता है बैंकों का प्रमुख कार्य ऋण प्रदान करना। बैंक लोन देता है, गृह ऋण हो गया अर्थात मकान बनाने के लिए, एजुकेशन लोन हो गया अर्थात पढ़ाई के लिए, वाहन खरीदने के लिए। तो बैंक भिन्न भिन्न प्रकार के ऋण या लोन प्रदान करता है और उनके बदले में क्या लेता है? ब्याज लेता है। और ये इसके साथ बैंक अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। अधिविकर्ष क्या होता है? 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। बैंक में हमारा जो खाता होता है, खाते में जमा राशि से अधिक राशि जब बैंक निकालने की परमिशन देता है, वो बैंक के विश्वसनीय ग्राहकों को ही ये सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे जन धन योजना में जो खाते खुले थे उनमें 6 माह तक यदि खाते का सही रूप से संचालन किया जाता है तो 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्टिंग की फैसिलिटी उसमें प्रदान की गई थी। तो अधिविकर्ष क्या है? ओवरड्राफ्टिंग अर्थात बैंक में हमारे खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की जब बैंक सुविधा प्रदान करता है उसको हम ओवरड्राफ्टिंग या अधिविकर्ष कहते हैं। नेक्स्ट आता है साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन। देखिए ये व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य है एक तरीके से, और इसी कार्य के द्वारा बैंक लाभ कमाते हैं। कैसे लाभ कमाते हैं? क्या है साख निर्माण? इसका हम स्पेशल अलग से अध्ययन करेंगे कि साख निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए बैंक व्युत्पन्न जमा के द्वारा क्या होती है? प्रारंभिक जमा या प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा 2 प्रकार की जमाएं होती है। बैंक में जब कोई व्यक्ति या बैंक का जब कोई ग्राहक अपने बचत खाते में पैसा जमा करवाता है, ये प्राथमिक जमा है और उसी पैसे को बैंक दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देता है और उस लोन से या उस ऋण से ब्याज के रूप में लाभ कमाता है। और इस जब वो किसी व्यक्ति के खाते में जमा राशि को दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देता है या ऋण के रूप में देता है, तो बैंक जब ये राशि लोन के रूप में दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा करता है तो इसको व्युत्पन्न जमा कहते हैं। तो इस प्रकार से बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, साख निर्माण करता है, साख का सृजन करता है अर्थात एक व्यक्ति की जमा राशि को दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में या ऋण के रूप में देता है और उससे ब्याज के रूप में लाभ कमाता है। तो बैंक का जो ये कार्य है ये साख निर्माण है और इसी के द्वारा बैंक क्या करते हैं? ब्याज के रूप में लाभ कमाते हैं। नेक्स्ट आता है एजेंसी सेवाएं। एजेंसी सेवाएं क्या है? बैंक विभिन्न प्रकार की एजेंसी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए या चेक को के भुगतान के लिए, या जैसे आप बैंक के अंदर फीस का चालान जमा करवा सकते हो, या बैंक के अंदर जैसे आप LIC की या इंश्योरेंस की किस्त भर सकते हो। तो ये भिन्न भिन्न एजेंसियों को बैंक क्या करता है? एजेंसी सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं बैंक के अन्य कार्य। अन्य कार्य क्या है? सबसे पहले आता है इंटरनेट बैंकिंग, अर्थात बैंक आपको आपके खाते से संबंधित लॉगिन ID और पासवर्ड जारी कर देता है, जिससे आप इंटरनेट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में अर्थात अपने खाते से अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो या विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं जो बैंक प्रदान करता है उनको आप इंटरनेट के माध्यम से संचालित कर सकते हो। दूसरा आता है मोबाइल बैंकिंग। देखिए विभिन्न प्रकार के ऐप जो कि यूपीआई जो कि चलते हैं किसके द्वारा? यूपीआई के द्वारा। यूपीआई ऐप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इस प्रकार का जैसे एक ऐप को उद्घाटन किया गया था भीम ऐप, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के और बहुत सारे ऐप है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से मोबाइल के द्वारा भी हम बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, आप इनको याद कर लेना। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड
पेमेंट्स इंटरफेस। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के ऐप हैं, जैसे एसबीआई का ऐप है जो योनो ऐप है। ये सारे के सारे ऐप जो मोबाइल में डाउनलोड किए जाते हैं और इन ऐप के माध्यम से हम मोबाइल के द्वारा ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात पैसे को ट्रांसफर करना या विभिन्न प्रकार की अन्य जो एजेंसी सेवाएं बैंक प्रदान करता है उनको हम इन मोबाइल के द्वारा ही काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है एटीएम, फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? पैसा निकालने की मशीन है। आप डेबिट कार्ड के द्वारा, अर्थात बैंक जो आपको एटीएम कार्ड देता है उसके द्वारा हम एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। और आजकल एटीएम के द्वारा कुछ जगह पर पैसा जमा करवाने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। एटीएम के द्वारा आप एक एटीएम कार्ड के नंबर से दूसरे एटीएम कार्ड के नंबर के द्वारा पैसा भी एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा और भी एटीएम के द्वारा आप जैसे खाते में जमा राशि की स्टेटमेंट निकालना या बैलेंस चेक करना, ये सारे कार्य भी एटीएम के द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉकर सुविधा। लॉकर सुविधा क्या होती है? देखिए, बैंक कीमती सामान को जब रखने के लिए लॉकर प्रदान करता है, जैसे मान लीजिए सोना वगैरह है या चांदी वगैरह है, इन चीजों को बैंक सुरक्षित रखने के लिए एक लॉकर देता है। यूं कह लो कि आप अलमारी रूप में छोटा एक कॉलम के रूप में आपको एक सुविधा देता है और आप लॉक लगाकर वहां अपना सामान रख सकते हो। इसके बदले में, अर्थात लॉकर के बदले में बैंक कुछ वार्षिक या मासिक चार्ज लेता है, पैसे लेता है इस सुविधा के बदले में। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक तरीके से डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड ही होता है, लेकिन सामान्यतः ये क्रेडिट कार्ड खरीदारी के लिए काम में लिया जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो खरीदारी की जाती है उसका बिल भुगतान करने के लिए आपको लगभग 45 दिन के आसपास समय मिल जाता है उस पैसे को बैंक को वापस जमा करवाने का। और इस 45 दिन के लिए जो आपने खरीदारी की है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उस पर कोई ब्याज बैंक के द्वारा वसूल नहीं किया जाता। तो सामान्यतः ये जो खरीदारी है उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कार्ड प्रचलन में आया है कि आप क्रेडिट कार्ड से जो खरीदारी करते हो वो पैसा बैंक में जमा करवाने के लिए आपको लगभग 40-45 दिन का समय मिल जाता है। अर्थात यदि आपके पास एट प्रेजेंट पैसा ना हो तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई खरीदारी कर लेते हो और बाद में वो पैसा उतने दिन के अंदर आप बैंक में या क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में जमा करवा देते हो। तो ये है बैंक के द्वारा जो मुख्य मुख्य सेवाएं या बैंक के मुख्य मुख्य कार्य। अब हम अध्ययन करेंगे साख निर्माण किस प्रकार से बैंक के द्वारा किया जाता है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।